मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास लगभग लोगों को एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पर मैं आज आपको इस तरह से इतिहास के शासकों के मध्यकालीन इतिहास के शासकों का नाम बताऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। सर्वप्रथम बात करते हैं भारत में अरब का आक्रमण। सर्वप्रथम अरब आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि इस्लाम का प्रचार करने आया था और धन का निष्कासन करने आया था। सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और राजा दाहिर सेन पर आक्रमण हुआ था इसका, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक महमूद गजनबी को माना जाता है, जो कि 1000 या 1000 ईस्वी में आया था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, जो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। उसके बाद दिल्ली पर वो तराइन का आक्रमण करता है, तराइन का युद्ध लड़ता है। पहला तराइन का युद्ध होता है 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान या तृतीय जीतता है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ही सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी, जबकि बाबर आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सल्तनत कालीन शासकों और वंशों के नाम कैसे याद रखें। शासक के लिए वीडियो मैं अलग से एक फिर बनाऊंगा, और धीरे धीरे वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। बुक्स में तो सीधा लिखा होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँ और इस तरह बताऊँ कि अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ मैं दिल्ली सल्तनत के वंशों की ट्रिक। तो गुलाब खिला तुम सूंघ लो, यानी कि गुलाब खिला है तुम सूंघ लो, ये है हमारी ट्रिक। और ये ट्रिक कैसे काम करेगी इसको मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गुलाब मतलब के गुलाम वंश, खिला मतलब के खिलजी वंश, तुम मतलब के तुगलक वंश, सूंघ मतलब के सैयद वंश, लो मतलब लोधी वंश, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इससे अगर आप 10 बार बोलते हो, अपने मन में बोलो या वैसे ही आवाज़ निकाल कर बोलोगे, तो आपको 10 बार बोलोगे ना, मैं गारंटी लेकर कहता हूँ आपको ये याद हो जाएगा। तो एक बार करके देखो, और ना याद हो तो फिर कोई हल करेंगे। पहली बात तो यह है भी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने खुद की ट्रिक बनाई है और ये ज़रूर काम करेगी। सो आगे चलते हैं। आगे है दिल्ली सल्तनत वंश का काल कितना कितना है वो बताता हूँ आपको। तो गुलाम वंश पहला है, गुलाम वंश वो 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है, ठीक है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश को दूसरा नाम मामलूक वंश भी है, ठीक है दोस्तों। तो कभी कंफ्यूज मत होना, मामलूक वंश आ जाए तो उसे भी गुलाम वंश ही कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद उसका एक बेटा आता है, जो कि ज़्यादा अच्छा शासक नहीं होता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था गुलाम वंश का, और उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, जो कि तुगलक गुलाम वंश की एकमात्र गुलाम वंश क्या पूरे विश्व की पहली महिला शासिका मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और वो उसका नाम था रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे चलते हैं, खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक है वो है जलालुद्दीन खिलजी, और उसका जो भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो एक प्रसिद्ध शासक होता है खिलजी वंश का। और ये मात्र 30 वर्ष के लिए खिलजी वंश आता है, और अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध शासक था। और उसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक होता है उसे मारकर उसकी गद्दी पर बैठता है, ठीक है दोस्तों। और ये 1320 से 1414 तक चलता है। और इसमें जो एक चर्चित शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मूर्ख शासक कहते हैं। इतिहासकार मूर्ख शासक भी माना जाता है और विद्वान शासक भी माना जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, मूर्ख और विद्वान दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश
की स्थापना खिज्र खां करता है, और इसके बाद आता है खिज्र खां करता है। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करेगा, और उसमें सिकंदर लोधी आता है, जिसने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। और उसके बाद जो आता है इब्राहिम लोधी आता है, ठीक है। और इब्राहिम लोधी के साथ ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि बाबर के साथ होता है। और इसमें जो ये इब्राहिम लोधी है वो मारा जाता है, और मध्यकालीन भारत में पहली बार ऐसा होता है कि कोई शासक युद्ध स्थल में ही मारा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। अब आ गया मुगल वंश आ गया ना दोस्तों, तो मुगल वंश की बात करते हैं। मुगल वंश में 1526 से शुरू होता है। बाबर इसकी स्थापना करेगा, और उसके बाद 1707 तक विस्तार होता है मुगल वंश का, और 1707 के बाद ये पतन की ओर मुख कर लेता है। और 1857 में मुगल वंश का एक सिरे से जड़ से उखाड़ फेंका जाता है ब्रिटिशरों द्वारा, ठीक है। और मुगल वंश की जो शासक थे सभी को समाप्त किया जाता है, मुगल पद ही समाप्त कर देते हैं। और सर्वप्रथम बाबर आता है, जो कि 1526 से लेकर के 30 तक रहता है, और 4 साल रहता है, और लगातार 4 साल युद्ध ही करता रहता है, और आखिर में मर जाता है बेचारा। आगे आता है हुमायूं। हुमायूं के लिए लेनपुन नामक शासक है, जिसने कि एक व्यंग किया था, कहा था कि हुमायूं पूरी अपनी ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और अंतिम में लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है, क्योंकि ये पौड़ियों से गिरकर मरता है। इसलिए हुमायूं 1530 से 40 तक रहता है। फिर उसके बाद शेरशाह उसे हराकर वहाँ पर शासक बन जाता है। फिर 1555 में दोबारा आता है, और 55-56 में रहता है। फिर 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर, फिर आता है शाहजहां, उसके बाद आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही क्रूर शासक था। और इसके बाद आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़, मैप दिखाता हूँ आपको, मुग़ल शासकों का मैप दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये लगभग इतना एरिया मुग़ल शासकों ने अपने क्षेत्र में किया हुआ था। सॉरी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। सॉरी, हाँ, ये अकबरकालीन मैप है। यहाँ तक अकबर के समय में जो अकबर के क्षेत्र में अकबरकालीन क्षेत्र था उसका मैप है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब औरंगजेब आता है तो वो दक्षिण भारत तक भी जाएगा, दक्षिण भारत के बहुत से लगभग सभी क्षेत्र जीत लेता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उत्तरकालीन शासक आते हैं, जो कि अयोग्य शासक होते हैं, और जिस कारण मुग़ल वंश है वो धीरे धीरे साम्राज्य है धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। तो अंतिम मुग़ल शासक 1857 तक रहा था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य मुग़ल शासक दिल्ली सल्तनत के शासक थे, जिन्हें मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये याद नहीं होता है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोशिश करूँगा आगे से मैं अपनी आवाज़ को सुधारूँ और कॉन्फिडेंसली आपके सामने वीडियो पेश करूँ, अच्छी क्वालिटी में लेकर आऊँ। तो धीरे धीरे कोशिश जारी है, और सपोर्ट करते रहना दोस्तों। थैंक यू।